हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरी पिछली सारी वीडियोस देख ली हैं और तभी इस वीडियो पे आप शिफ्ट हुए हैं। तो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में ओम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल या फिर बोल लीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आपको बेटा तभी समझ आएगा अगर आपने पिछली ओम्स लॉ की वीडियो देखी है। तो अगर आपने ओम्स लॉ की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके पिछली वीडियो ओम्स लॉ की देखे, तब क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर सिखाया है कि स्लोप किसी ग्राफ की वीआई ग्राफ की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी निकालनी है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा कहा गया है वीआई ग्राफ फॉर मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 and T2 is shown in figure. Which of the two temperature is higher and why? बोला गया है कि ये आपको ग्राफ दिया गया है और किसी मेटेलिक वायर के लिए ग्राफ को प्लॉट किया गया है। पहले मेटेलिक वायर को रखा गया टेम्परेचर T1 पे और उसका ग्राफ प्लॉट किया गया V वर्सेस I। फिर उसी सेम मेटेलिक वायर को रखा गया टेम्परेचर T2 पे और उसका ग्राफ प्लॉट किया गया V वर्सेस I, ये वाला सेकंड ग्राफ। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ T1 की वैल्यू ज्यादा है या T2 की वैल्यू ज्यादा है। तो आइए ये हम फाइंड आउट करते हैं कि दोनों में से कौन सा टेम्परेचर हाई है। तो ये पता करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले इस ग्राफ की क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है ग्राफ की स्लोप, वीआई ग्राफ की स्लोप को कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ IV ग्राफ। किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी हो तो मैथ्स में फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सी क्वांटिटी है, करंट I, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो चेंज इन वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस का मतलब यहां हुआ चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा I, राइट। सिमिलरली डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, चेंज इन वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे इसकी पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई इट। ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा V क्या है, व्हाट इज दिस डेल्टा I अपॉन डेल्टा V? बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि V इज इक्वल टू IR होता है, राइट। डेल्टा V इज इक्वल टू IR। तो यहां से I अपॉन डेल्टा V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R। बाय ओम्स लॉ डेल्टा V इज इक्वल टू IR, तो 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, I अपॉन डेल्टा V। तो यहाँ पे डेल्टा I अपॉन डेल्टा V दैट मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस अभी तक हमें ये क्लियर हुआ कि इस ग्राफ की जब हम स्लोप निकालेंगे वो हमें क्या बताएगी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आइए यहां हम ग्राफ से देखें कि दोनों ग्राफ में से कौन से ग्राफ की स्लोप ज्यादा है। बच्चों मान लो ये जो T1 ग्राफ है, दिस इज मेकिंग एंगल θ1 अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वोल्टेज एक्सिस, और ये जो सेकंड ग्राफ है T2 वाला, दैट इज मेकिंग एंगल θ2 अलोंग एक्स एक्सिस। तो मुझे बताओ ये θ1 और θ2 दोनों में से कौन सा एंगल ज्यादा है। ऑब्वियस है, आप यहां पे देख सकते हो कि θ1 एंगल इज ग्रेटर देन θ2, क्योंकि इस ग्राफ का एंगल ज्यादा है। T1 टेम्परेचर वाले ग्राफ का स्लोप एंगल ज्यादा है, दैट मींस जिसका एंगल ज्यादा है उसकी स्लोप भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये एंगल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो स्लोप है फर्स्ट ग्राफ की, T1 वाले ग्राफ की स्लोप जो है दैट इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ सेकंड ग्राफ, राइट। इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, राइट। अब आपको पता है जिसकी स्लोप ज्यादा है, यहां पे हमारे पास क्या आया है, स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन R। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसकी स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे स्लोप 1 जो कि ज्यादा है, दैट मींस इसका R1 क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा।
एज कंपेयर टू R2। मतलब अगर मैं मानूं फर्स्ट ग्राफ का रेजिस्टेंस R1 है और सेकंड ग्राफ के लिए मान लो मटेरियल का रेजिस्टेंस है दैट इज R2, तो यहाँ पे R1 इज लेसर देन R2, क्योंकि स्लोप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रेजिस्टेंस है। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे स्लोप फर्स्ट की ग्रेटर है, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेसर होगा। रेजिस्टेंस R1 इज लेसर एज कंपेयर टू R2। तो अभी तक हमें इतना पता चल चुका है कि पहले ग्राफ की रेजिस्टेंस कम है और दूसरे ग्राफ की रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आइए अब हम इसको लिंक करते हैं टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर के साथ कैसे लिंक करते हैं, मुझे बताओ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जैसे जैसे किसी मटेरियल का, किसी मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। जितनी ज्यादा रैंडम मोशन होगी उनको उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या है, कोलाइड करेंगे। आल्सो द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द अदर आयंस। इस कंडक्टर के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनके साथ भी इनकी कोलिजन बढ़ जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। आई रिपीट, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर then due to the thermal energy the random motion of the electron takes place. As a result they will collide with each other and also they will collide with the other ions. तो कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है दैट विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, उनका पाथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और करंट की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम होने का मतलब है कि उनका रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो कोलिजन्स इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस। इट इंप्लाइज जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल आल्सो इंक्रीजेस। तो दैट मीन जिसका टेम्परेचर हाई उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। उल्टा बोल लीजिए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब उसका टेम्परेचर क्या चल रहा है, हाई चल रहा है। तो सेम चीज यहां पे इंप्लीमेंट होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, लेस, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि T2 टेम्परेचर इज हायर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर T1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने क्या करना है, इस ओम्स लॉ को, ये वाला फॉर्मूला हमने निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ। टाउ की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे करंट के एक्सप्रेशन से। आपको याद होगा वी नो, हमने करंट का एक्सप्रेशन किया था I इज इक्वल टू NA/VDE, जिसको हमने वीना के नाम से भी याद कर रखा है, I इज इक्वल टू वीना। ठीक है, VENA, वीना के एक्सप्रेशन से भी इसको याद कर रखा, I इज इक्वल टू NA/VDE। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे VD की वैल्यू को पुट कर देंगे, VD का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। VD का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, VD का एक्सप्रेशन होता है E टाउ अपॉन M। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, पुट इन वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NA/E टाउ अपॉन M इंटू E। यहाँ पे E 2 टाइम्स आ गया है तो दैट विल मेक इट अ स्क्वायर NAE स्क्वायर
ई टाउ अपॉन एम, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, हमने यहां तक पहुंचना है, हमें ओम्स लॉ चाहिए। ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन में हमें पोटेंशियल नजर आता है और करंट नजर आता है। यहाँ पे हमें करंट आई तो नजर आ रहा है, लेकिन हमें पोटेंशियल वी नजर नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल वी हम कैसे लेके आएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए, कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ है एल, राइट, और उसके अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है दैट इज वी। मान लो इस एंड पे पोटेंशियल है V1, इस एंड पे पोटेंशियल है V2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होगा दैट विल बी V2 माइनस V1, जिसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, V बोल सकते हैं। मतलब इस डेल्टा V को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली V बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल V के बीच में क्या एक्सप्रेशन बनेगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंपली माइनस का साइन चला गया तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू dV बाय dx। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना है, हमने माना V डिवाइडेड बाय dx क्या है, लेंथ ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है दे आर गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, L हो गई। तो E इज इक्वल टू V बटे L, NaE स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड E का एक्सप्रेशन हम क्या लिख देंगे, V अपॉन L टाउ अपॉन M, राइट। अब देखो बेटा, हमें V और I दोनों नजर आने शुरू हो गए। यहाँ पे I भी नजर आ रहा है और V भी नजर आ रहा है, राइट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे V को इसी तरफ रखूंगी, इसके बाकी के जो एक्सप्रेशन है वो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो ये क्या बन जाएगा, I L M अपॉन NaE स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू V, राइट। अब यहां पे आप देखिए, इसको मैं रीराइट करती हूं। LMI, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। इसको ही मैंने दोबारा से रीराइट किया है, ये V है और ये वाला एक्सप्रेशन मैंने यहां पे लिखा है। अब देखिए, ये V का V हो गया, I का I हो गया, मतलब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ये दैट इज R। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास हो गया ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे पास R कितना आया है, R इज इक्वल टू ML अपॉन NaE स्क्वायर टाउ, राइट। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया है ML अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला होता है डेट इज बेसिकली R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। रेजिस्टेंस R का एक्सप्रेशन होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, आपको L नजर आ रहा है ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A भी नजर आ रहा है। तो जो बाकी की क्वांटिटी बच गई है वो बेसिकली क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको मैं दोबारा से रीराइट करती हूं, यहाँ पे R इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। तो यहाँ पे ये वाली जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है दैट रिप्रेजेंट बेसिकली रो। रो क्या है आपको पता है, रो हियर रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रो हमारे पास क्या आ गया है, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया है, यहाँ पे आर को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ टाउ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली हमने रो को भी फाइंड आउट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ। R is equal to ml upon n a e square tau and rho is equal to m upon n e square tau। अब देखो इनका मीनिंग क्या है वो हम समझने लगे हैं। तो पहले बात करेंगे हम रेजिस्टिविटी रो की। बेटा याद रखना कि जो रेजिस्टिविटी रो है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स ओनली। रेजिस्टिविटी रो है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। नंबर वन, nature of the material, and second is temperature. Resistivity rho depends on the two factors, that is nature of the material and temperature. अब आप रो का एक्सप्रेशन तो ये देख रहे हैं, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पे जो n है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब क्योंकि रो जो है वो n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम, और n जो है वो आगे किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूं कि जो रो है वो n पे डिपेंड करता है, जो n है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। राइट, सिमिलरली दिस टाउ, अब आप देख रहे हो रो आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाउ। टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम, रो डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है दैट फर्दर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। राइट, तो बेटा लिसन, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। Here rho is inversely proportional to n. That means if n is more then resistivity rho will be lesser and vice versa. Similarly for relaxation time tau, rho is inversely proportional to the relaxation time tau. That means if relaxation time is more then resistivity will be lesser. ठीक है, एक्चुअली कैसे? एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सेम वही बात हम दोबारा से रिपीट करने लगे हैं। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद आयंस इंक्रीजेस इन द कंडक्टर। तो कोलिजन के इंक्रीज होने से क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। राइट, रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होता है? टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट विल गेट रिड्यूस। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाई हुई है। तो टाउ के डिक्रीज होने से रो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तभी हम बोलते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी रो विल आल्सो इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ, या फिर दूसरी वर्डिंग में बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी रो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इस चीज को थोड़ा और दोबारा से रिवाइज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे आर रेजिस्टेंस के साथ भी इस रो का रिलेशन बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज थोड़ा मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, और अगर इस वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो आप डाउट्स को अपने पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।